जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान का चौथा चैप्टर जलवायु को पढ़ने वाले हैं। जलवायु जो हमारा टॉपिक है, ये जलवायु को आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि जलवायु क्या है, जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। ये दो शब्द हैं, जल और वायु। तो जल और वायु से मिलकर बना है जल वायु, जो कभी यानी जल्दी बदलता नहीं है। यानी इसमें अगर देखें तो लगभग ये 30 सालों में परिवर्तन ना हुआ हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की मौसमी दशाएं जो 30 साल से परिवर्तन ना हुआ हो, उसी को कहते हैं जलवायु। एक इसको याद रखते हैं। जैसे अभी जो अगर जलवायु को देखें तो जलवायु जल्दी बदलता नहीं है। अगर जलवायु और मौसम में अंतर देखते हैं तो जलवायु और मौसम में अंतर ये है कि ये बदल जाता है, यानी ये हर घड़ी बदलता है, हर घड़ी बदल रही है, लेकिन ये हर घड़ी नहीं बदल रही है। जलवायु अगर देखते हैं कि जलवायु, जैसे इसमें गाना वाना सब गाते हैं ना, कि बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता लोग हुए हैं, अगर वो लोग गाना गाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मतलब उनके कहने का ये है कि मौसम तो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जलवायु नहीं बदलता। तो वो कहते हैं कि मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, मतलब मौसम की तरह हमेशा बदल तो नहीं जाओगे। तो उससे कहना चाहिए कि नहीं, हम जलवायु हैं, हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये जलवायु जो जल्दी बदलता नहीं है और मौसम जो हमेशा बदलता रहता है, हर घड़ी बदल रही है। वो भी है ना कि हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, तो उसी तरह ये मौसम भी है, ये हर घड़ी बदल रहा है। शाम को बारिश हो गया, मौसम बदल गया। दिन में अगर देखें तो दिन में धूप बहुत तेज है, यानी गर्मी, पूरा का पूरा मौसम चेंज है। शाम को 3 बजे एक भयानक बारिश हुई, पूरा का पूरा मौसम ठंडा हो गया। तो क्या हुआ, मौसम बदल गया, यानी जो दोपहर में भयानक गर्मी थी वही शाम को ठंडी हो गई, यानी बारिश बहुत हुई। और फिर रात में इतना ज़्यादा हवा चला कि वहाँ पर सोने में ठंडा लगने लगा, यानी इसके लिए हम कंबल का प्रयोग करना पड़ा, इतना ज़्यादा ठंडी हो गया, यानी इतना ज़्यादा मौसम बदल गया। लेकिन जलवायु नहीं बदलता है। तो मौसम जो है ये हर घड़ी बदल रही है, लेकिन जलवायु हर घड़ी नहीं बदलती। तो जलवायु में और मौसम में अंतर यही होता है कि जलवायु ये जल्दी नहीं बदलता, यानी अगर इसको देखें तो लगभग ये 30 सालों में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं, वो भौगोलिक दशाएं लगभग 30 सालों में परिवर्तन ना हुआ हो, जलवायु कहते हैं। और उसी का जो है मिलता जुलता, यानी इसी से रिलेटेड है मौसम, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की उस समय की भौगोलिक दशाएं ही मौसम कहलाता है। ये कभी भी बदल सकता है, लेकिन ये जल्दी नहीं बदलता है। इसके बदलने से जो ज़्यादा नुकसान होंगे, इसके बदलने से नुकसान नहीं होता है। ये बदलता है तो ये पूरी की पूरी पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण को बदल देता है। अगर ये बदल गया, अगर ये मौसम की तरह बदल गया, तब दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये मौसम की तरह नहीं बदलता है, मौसम की तरह ये नहीं बदलेगा। अगर इस जलवायु को देखें तो जलवायु से संबंधित यहाँ पर हमको कई सारा टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ये भी पढ़ना है कि ये जो वायु होती है ये चलती कैसे है, ये हवाएं आखिर बहकर जाती कहाँ है, जमी आसमां से हाले दिल बताती कहाँ है। उसको छोड़ो, इधर देखो। ये जलवायु जो है, ये जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु जो कभी परिवर्तन यानी जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, और ये जलवायु से
यहाँ पर पहले देखेंगे कि ये हवाएं चलती कैसे हैं। ये हवाएं जो बहती हैं ये आखिर किस लेयर में ये बहती हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर मानसून भी पढ़ना है। तो हम अपने मेन टॉपिक पे पहुँचने से पहले थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये हवाएं चलती कैसे हैं। और जहाँ पर हमें लगता है कि पेड़ जो होते हैं ये हवाओं को चलाते हैं, तो ये गलतफहमी बचपन में होता था। एक्चुअल में पेड़ हवाओं को नहीं चलाते हैं। हवाएं काम करती हैं केवल दो चीज़ों पे, और वो दो चीज़ें याद रखो, क्योंकि वो आगे जब हम पढ़ाएंगे इसमें भारत का मानसून या दुनिया का कोई भी मानसून पढ़ाएंगे या कभी पढ़ेंगे तो उसमें केवल दो चीज़ें जो आज हम बताएंगे उसको याद रखना। संपूर्ण पूरा का पूरा जलवायु समझ में आएगा। पूरी विश्व का जलवायु भी उसी आधार पर टिका हुआ है, और पूरी दुनिया में जो हवाएं चलती हैं वो केवल उसी दो कारण पे चलती है। तो उस दो कारण को जानते हैं आगे। तो वो दो कारण है, एक है दाब और एक है वेग। दाब और वेग, दाब और वेग। अच्छा, ये दाब और वेग क्या है? इन दोनों में बहुत कट्टर दुश्मनी है। ये कहेगा कि अगर हम बढ़ेंगे तो ये बेचारा घट जाएगा, ये जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के बहुत खतरनाक वाला दुश्मन है। तो दाब बढ़ेगा तो वेग घटेगा, यानी इसको ऐसे कर देते हैं। बस यही दो चीजें याद रखना, पूरा का पूरा जलवायु यहाँ पर समझ में आने वाला है। दाब बढ़ेगा तो वेग घटेगा, और फिर अगर वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा। यानी अगर ये बढ़ रहा है अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, ये होता है दाब और वेग। बस इसको केवल यहां पर इतना समझो बस। उसके बाद में फिर अगर मान लो अगर कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए हो, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, सारे लोग गए होंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म को नहीं देखा होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े रहो यहाँ पर, ठीक, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर खड़े हैं कोई व्यक्ति, एकदम प्लेटफॉर्म से सटा हुआ, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस आती है 300 की स्पीड में। अगर ये व्यक्ति अगर चुपचाप प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो 300 की स्पीड में आएगी तो इसको भी अपने साथ बटोर ले जाएगी। यानी यहाँ पर क्या है, वेग अधिक है और दाब कम है, यानी इसका ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। जो दाब कम होता है तो इस दुनिया के प्रत्येक कण की प्रवृत्ति होती है कि वो कम दाब की ओर जाए। हम लोगों की भी प्रवृत्ति यही है कि कम दाब की ओर जाएं। मनुष्य छोड़ो, दुनिया का एक कण, एक छोटा सा भी कण की यही प्रवृत्ति होती है कि वह कम दाब की ओर जाए। सारे लोगों की प्रवृत्ति यही होती है। तो यहाँ पर क्या है, वेग ज्यादा है और यहाँ पर दाब कम है। तो जो व्यक्ति खड़ा रहेगा वो अपने मर्जी से नहीं जाएगा, उसका वेग ज्यादा है तो दाब कम है, वो अपने साथ ऐसे दौड़ता हुआ चला जाएगा। अगर यही एक पैसेंजर आती है, पैसेंजर ट्रेन तो देखा होगा 5 की स्पीड में चलती है, तो पैसेंजर ट्रेन अगर यहाँ पर आए तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा और दाब उसका ज्यादा होगा। तो इस पे खड़ा व्यक्ति आराम से खड़ा रहेगा और ट्रेन ऐसे निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने ट्रक तो देखा होगा, और ट्रक जब बगल से निकलता है तो उसके पीछे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पन्नी या जो उड़ते रहते हैं पॉलीथीन, वो सब उसके पीछे उड़ते रहते हैं। देखा होगा कि अगर कोई ट्रक रोड पे जा रहा है तो उसके पीछे बहुत ढेर सारा कंकड़ पत्थर उड़ता हुआ चला जाता है। तो क्या, तो वहां पर ये बात समझ में आई कि ट्रक का वेग क्या था, ज्यादा था, तो उसका दाब कम था, और दाब कम था तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर और पॉलीथीन को भी अपने साथ खींचते हुए ले जा रहा है। देखा भी होगा कि अगर हम बगल से, इसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो एकदम मोटरसाइकिल इस तरीके से चलाते होंगे कि एकदम उड़ा दें, तो जब उड़ाते होंगे वो एक पैर से नचाते होंगे तो वहां पर क्या देखते हैं कि बहुत सारा कंकड़ पत्थर या पन्नी, छोटा छोटा पॉलीथीन, वो सब उनकी बाइक के पीछे दौड़ लेता है। वो दौड़ता क्यों है, क्योंकि उसकी वेग बाइक की ज्यादा है,
और जब वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और दाब घटेगा तो उसके पीछे वो सारे लोग भागने का प्रयास करेंगे। इतना समझ में आया कि दाब वेग ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, दाब ज्यादा होगा तो वेग कम होगा। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आंधी आती है तो आंधी तूफान आते हैं, तो जब आंधी तूफान आती है तो जो छत पे टीन सेट होता है, अगर मान लो ये व्यक्ति जो है टीन लगवाए हैं अपनी छत पे, और टीन लगवाए हैं तो रात को बहुत भयानक यहाँ पर आंधी आई, तूफान आया बहुत भयानक वाला, और इनका टीन सेट उड़ गया। कभी ये देखा है कि टीन सेट इनके ऊपर गिर जाए? कभी नहीं। उसका कारण भी यही है, ज्योग्राफिकल कारण ये है कि यहाँ पर वेग क्या था, हवाओं का वेग ज्यादा था, और जब वेग ज्यादा था और नीचे यहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, मान लो यहाँ पर छुटकी बिटीवा और बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं क्या उनके ऊपर टीन गिरेगा? कभी नहीं गिरेगा। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर वेग ज्यादा है, तो वेग जब ज्यादा होगा तो यहाँ पर वेग थोड़ी है, अंदर यहाँ पर दीवार लगा है तो यहाँ पर वेग थोड़ी है, यहाँ दाब ज्यादा है, और दाब ज्यादा है तो वो जो ये व्यक्ति है, ये टीन एक कण है समझो, तो ये टीन ये बेवकूफ थोड़ी है कि और दाब के अंदर जाए, वो तो भागेगा फ्री दाब की होगी, जहाँ दाब कम है भागो वहां। यदि आप लोगों से अगर कुछ पढ़ने के लिए कहा जाए, दाब दिया जाए, तो आप लोग पढ़ेंगे, भागेंगे तुरंत। बहुत सारे लोग वीडियो देखते भी हैं, तो जैसे मोबाइल पर वीडियो क्लास देखने के लिए बीच बीच में रील अपना चालू कर दी, यानी कम दाब की ओर भागो, कौन यहाँ पढ़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये नीचे दाब ज्यादा है तो ये टीन भागेगा कम दाब की ओर, अब ये भाग के जाएगा ऊपर। इसीलिए रात में टीन, जब तूफान आता है रात में दिन में, तो टीन से उड़ जाते हैं, नीचे की ओर नहीं आते बल्कि ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक, तो ये दो एग्जांपल समझ में आया कि यहाँ पर दाब बढ़ेगा तो वेग घटेगा, वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा। यानी यहाँ पर दो चीजें याद रखना। अभी जब इसको हम ग्लोब पे बताएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं, इसको एक ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में तो फिर देखना ही है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति, भारत में फिर जलवायु नियंत्रण करने वाले कारक, ये सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये कोई बहुत वो चीजें नहीं है, बस ये है कि एक जो क्रमबद्ध रूप यही है। अब आप लोग पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, वो क्रमबद्ध रूप लेकिन है यही समझने का। अगर मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, अच्छा पृथ्वी का आकार कैसा है कोई बता सकता है? बहुत सारे लोग कहेंगे गोलाकार, अंडाकार, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीच से एक रेखा, पहले क्लास में जो पहले क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि बीच से एक रेखा गुजरती है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा। तो यहाँ पर या तो ये भूमध्य रेखा इसको कहेंगे, या 0 डिग्री रेखा कहेंगे, या विषुवत रेखा। इसके तीन नाम हैं, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों एक ही हैं। ये मत समझना कि भूमध्य रेखा कहीं सुन लिए हो और फिर कहीं और विषुवत रेखा सुने तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। ये तीनों एक ही है, चाहे इसको विषुवत रेखा कहें, चाहे भूमध्य रेखा कहें, चाहे 0 डिग्री अक्षांश कहें। ठीक, अब यहाँ पर 0 डिग्री पे देखते हैं तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है। बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश क्या है? झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। अच्छा, ये मान लो अभी तो हम लोगों ने सीधा सीधा बनाया, अगर हम पृथ्वी को झुका दें तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा कि नहीं? 23.5 हम झुकाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, पृथ्वी झुकी है तो आएगा। लेकिन हम लोग अभी झुका के इसका अध्ययन नहीं करेंगे, अभी हम लोग सीधा सीधा अध्ययन करेंगे। ठीक, ये हो गई। तो अब यहाँ पर देखते हैं 0 डिग्री।
0 डिग्री पे सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ता है और यहाँ पर जब लंबवत रूप से पड़ता है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। जानते हैं कि नहीं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ठंडी मिलना प्रारंभ होगा और जब यहाँ ध्रुव पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर 6 महीने की दिन 6 महीने की रात होती है। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तो लंबवत पड़ता है, ठीक, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा मिलेगा, एक स्थान ऐसा मिलेगा कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जब पहुँचेगा तो 6 महीने तक दिन होगा और जब, क्योंकि लगातार यहाँ पर 6 महीने का दिन हो जाएगा तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो लगातार यहाँ पर 6 महीने की रात होगी। लगातार यहाँ पर 6 महीने 6 माह यहाँ पर लगातार दिन होगा तो यहाँ पर रात 6 माह की होगी। फिर ये जब घूम के इधर जाएगा तो फिर लगातार सूर्य यहाँ आएगा और 6 महीने का दिन यहाँ देगा, 6 महीने की रात यहाँ पर होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर खुद से सोच के बताओ कि जहाँ पर 6 महीने सूर्य नहीं जाता हो, क्या वहां पर ठंडी होगी? बहुत भयंकर ठंडी होगी। अब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँचता है यहाँ पर तो ठंडी बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ भी। लेकिन 6 महीने बाद जब ये सूर्य जाता है तो ऐसा नहीं कि वो ठंडी खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँचता है, केवल उजाला रहता है। अपने यहाँ जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत तेज धूप नहीं होता बल्कि केवल उजाला होता है और यहाँ भयानक वाला अंधेरा होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे हमको ठंडी या दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें ठंडी मिलना प्रारंभ होगा। तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री वाला क्षेत्र है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। यानी 0 से, अभी यहाँ पर डिग्री समझ में नहीं आ रहा है, पहला क्लास जाके देखो। पहले क्लास में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 0 डिग्री से 90 अक्षांश ऊपर हैं, कितने 90 ऊपर हैं और 90 यानी उत्तर में 90 और दक्षिण में भी 90 और बीच में एक 0, तो 90 अक्षांश इधर 90 अक्षांश इधर, टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है 180। और 180 अक्षांशों में अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ 20 डिग्री के आसपास तक, यहाँ 20 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, यानी 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। यानी ये है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इसको बोलते हैं। किताबों में पढ़ा भी होगा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर अब इन 20 में भी देखते हैं तो इन 20 में और भी ज्यादा गर्मी होती है यहाँ, क्योंकि 0 पे तो बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ जाहिर सी बात है 0 से लेकर 5 तक, 0 से 5 तक बहुत भयंकर गर्मी होगी। ठीक, तो ये 0 से लेकर 5 डिग्री अक्षांश तक कितना गर्मी होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो इन 0 से लेकर 5 डिग्री अक्षांश तक बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इसलिए इस वाले 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डोल ड्रम की पेटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोल ड्रम की पेटी लिख दें यहाँ पर, डोल ड्रम की पेटी। अच्छा, ये डोल ड्रम पेटी की विशेषता क्या है? डोल ड्रम पेटी जो है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है कि यहाँ पर हवाएं हम लोगों के यहाँ ऐसे ऐसे बहती हैं, ऐसे ना अगल बगल की ओर। यहाँ हवाएं चारों ओर से इतना गर्मी होगा कि हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठेंगी, ऐसे ऊर्ध्वाधर यहाँ पर बैठती हैं, ऐसे हवाएं नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं, अगल बगल नहीं रहती। हम लोग अगर अपने यहाँ देखें तो हम लोग ऐसे सामने खड़े हैं तो हवा आके इधर से लगती है ना, ऐसे हवा सामने से आके लगती है, फिर पीछे निकल जाती है, पीछे से आती है हवा ऐसे। लेकिन यहाँ पर इस डोल ड्रम की पेटी पे यहाँ पर हवाएं ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे की ओर ये हवाएं चलती हैं इस डोल ड्रम में। और डोल ड्रम में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी और डेली 2 बजे से 4 बजे के बीच में भयंकर बारिश होगी डेली।
यहाँ का नियम है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में इस क्षेत्र में बहुत भयानक बारिश होगी और दिन में बहुत भयानक गर्मी भी होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई इस डोलड्रम पेटी की कि यहाँ 2 बजे से 4 बजे के मध्य में डेली बारिश होती है और यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। अच्छा, अब यहाँ से फिर देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर। जब यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे हमें ठंडी मिलना प्रारंभ होगा। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब हवाएं आएंगी, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आएगा, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, हवाओं को गर्म करेगा। और गर्म हवाएं क्या होती हैं, हल्की होती हैं, और ठंडी हवाएं भारी होती हैं। तो गर्म हवाएं क्या होती हैं, हल्की होंगी, और ठंडी हवा भारी होगी, जाहिर सी बात है। अब जब हवा यहाँ पर हल्की होगी इस वाले पूरे के पूरे क्षेत्र में, यानी 0 डिग्री पर यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी। अभी हम बताएं कि ऊपर नीचे की ओर हवाएं चलती हैं, तो ये ऊपर और नीचे क्यों चलती है ये भी जान लो कि यहाँ पर जब गर्मी ज्यादा होगी हवा पूरा का पूरा हीट हो जाएगा, तो हवा हल्की हवाएं ऊपर की ओर भगेंगी, और जैसे ही ये हवाएं भगेंगी यहाँ से, जैसे ही ये हवाएं भगेंगी और भाग के ये जाएंगे लगभग 30 डिग्री के आसपास या 20 के ऊपर, 30 डिग्री पे इनको कुछ ठंडा मिलेगा। 30 डिग्री अक्षांश के पास ये लोग थोड़ा ठंडा महसूस करेंगे। अब 30 डिग्री के पास ये हवाएं जाके रुकेंगी कि अब भाई यहाँ से आगे नहीं जाना है, ये ठंडा है, अब यहीं पर पकड़ लेते हैं। तो 30 डिग्री ये उत्तर की ओर, और कुछ हवाएं, क्योंकि कुछ हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी यानी उत्तर की ओर, कुछ हवाएं दक्षिण की ओर जाएंगी। तो 30 डिग्री ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे ये जाके शरण लेती हैं। अब जब यहाँ से भाग के हवाएं सब चली गई, अभी यहाँ क्या बताए थे कि प्रत्येक कण की प्रवृत्ति होती है कि वह कम दाब की ओर जाए। अब यहाँ वाली जो हवाएं पहले से कसीम कुसा में बैठी थी एकदम चपक के, एकदम थोड़ा इधर से धक्का मार रही थी, वो थोड़ा उधर से धक्का मार रही थी, एकदम आराम से सट के बैठी थी, ये वाले भी पहुंच गए उसी में ढकेलते हुए, चीरते फाड़ते, हटो हटो हमें बैठाओ जल्दी। अब इसी चक्कर में ये हवाएं जब पहुंची तो यहाँ से पहले से परेशान लोग थे हवाएं, तो जब ये हवाएं यहाँ पहुंच गई तो पहुंचने के बाद इन हवाओं ने देखा जो यहाँ से पहले थी कि अरे यहाँ 0 डिग्री के पास तो खाली है, भागो। अब भागे यहाँ से सब, तोड़ते फाड़ते पूरा सीट उल्टते हुए, कुछ जो रास्ते मिला सब लेके भागे, और भागे फिर यहाँ पर आए, यहाँ दौड़ के जल्दी से लपको पकड़ो, और फिर अपना ये खाली स्थान भरने के लिए ये ठंडी हवाएं आती हैं इस वाले से, क्योंकि ठंडी हवाएं भारी होती हैं, और भारी हुई तो ये उस स्थान को भरने के लिए भागी खूब तेजी के साथ, और जैसे यहाँ से भागी हम लोगों को एकदम ठंडी ठंडी हवा लगी। वाह क्या हवा है, वाह कोई हवा नहीं है, बल्कि वो हवाएं अपनी सुविधा के लिए कम दाब की ओर भागी, और बीच में हम लोग मिल गए, बढ़िया से हवा, एकदम ताजा हवा मिला। उसके बाद में फिर ये हवाएं यहाँ पर आई, और फिर ये हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद में फिर भगी ये हवाएं, यानी ये साइकिल चलता रहता है। तो इसीलिए हम लोगों को हवाएं लगती है। एक ने भागा, अब ये हवाएं दोबारा से आई, फिर ये हवाएं यहाँ आई, ये वाली भी हवा जाएगी। अब ये वाली हवाएं यहाँ पर गई तो फिर इस क्षेत्र में क्या हुआ, भयंकर, क्योंकि सूर्य भयानक गर्मी, और भयानक गर्मी यहाँ पर जो इसकी लघु किरणें आएंगी धरातल को गर्म करेंगी, और धरातल के संपर्क में आने वाली सारी हवाएं गर्म होंगी, और जैसे ही हवा गर्म हुई फिर भागी ये, जैसे भागी, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ बहुत गर्मी है, भागे सब यहाँ से, एकदम हल्की हो गई, एकदम हल्की, एकदम कूदते फांदते हुए भागी यहाँ से, भागी फिर 30 डिग्री के पास गई, और फिर यहाँ पर सबको एकदम ढकेल के, जैसे लंच में बेल लगने के बाद में सब भागते हैं, और छुट्टी होने पे जैसे सब भागते हैं तोड़ते फोड़ते कि जल्दी भागो घर, उसी प्रकार से ये हवाएं भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, यहाँ पर तुरंत भागती हैं, और भागने के बाद सीधा जाके ढकेल देती हैं, और ढकेलने के बाद यहाँ खुद बैठने आती हैं। ये लोग पहले से परेशान रहती हैं, ये लोग यार नीचे खाली है, भागो भागो भागो, यहाँ से ये लोग भाग गए, फिर इनको यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर इनको खूब बढ़िया से गर्म किए, फिर ये लोग भागे, फिर ये चक्र चलता रहता है। यही चक्र चलने की वजह से हम लोगों को
हवाएं लगती हैं, क्योंकि समुद्र में कोई पेड़ नहीं है, फिर भी समुद्र के किनारे पे खड़े होंगे तो बहुत तेजी के साथ हवा लगेगी। लेकिन अभी तक एक बात और समझो, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है ये हम लोगों को डायरेक्ट नहीं देता है। अभी तक हम लोग समझते थे कि ऐसे धूप आ रहा है, बाहर हाथ करेंगे तो धूप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य हमें गर्मी देता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर आप कि सूर्य हमें गर्मी नहीं देता? बिल्कुल, सूर्य हमें गर्मी नहीं देता है। तब फिर हमें गर्मी जो मिलता है वो धरातल से मिलता है, सूर्य से नहीं। धरातल की प्रवृत्ति ही यही है कि वो जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म होगा। धरातल की, यहाँ पर लिख देते हैं, धरातल की प्रवृत्ति ही होती है, धरातल की प्रवृत्ति होती है जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। पानी ना तो जल्दी गर्म होगा ना तो जल्दी ठंडा होगा, लेकिन धरातल हो जाता है। वही सूर्य और सूर्य का वही प्रकाश हमें ठंडी में क्यों नहीं लगता कि ठंडी में हाथ बाहर निकाले एकदम काला काला होके आ जाए? नहीं होता ना, लेकिन रहता तो वही सूर्य है। पावर भी नहीं कम होता है कि पावर कम हो गया है, पावर उतना ही रहता है जितना गर्मी में रहता है। बस गर्मी में क्या है कि धरातल गर्म होता है और हमें जो गर्मी लगती है वो धरातल की वजह से लगती है, क्योंकि हमारी जमीन गर्म हो गई, और जब जमीन गर्म हो गई तो इसके संपर्क में आने वाली सारी वायु गर्म हो जाएगी। जब वायु गर्म होगा तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर गर्म होगा और फिर हमें गर्मी लगेगा। यही चीज ठंडी में इसके उल्टा होता है। ठंडी में धरातल जल्दी गर्म ही नहीं होगा तो सूर्य का आने वाला प्रकाश आएगा लेकिन धरातल को गर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है उसकी जलवायु भी यही है कि ठंडी रहे। क्योंकि आगे फिर पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी की स्थिति, तब वहां पे पता चलेगा कि ठंडी में ठंडी क्यों, गर्मी में गर्मी क्यों। तो ये तो सूर्य की स्थिति है, पृथ्वी की सूर्य पर स्थिति है। तो इतना यहाँ नहीं देखना है डीपली, यहाँ पर बस इतना ये देखना है कि हम लोग धीरे धीरे जो जलवायु है इसको पढ़ के हम लोग मानसून की ओर पहुंच रहे हैं। मानसून से की ओर पहुंचने की पहले की प्रक्रिया है ये। जानते होंगे कि आप लोग शायद इन चीजों को यहाँ पर मानसून के पहले पढ़ा होगा। पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, जल्दी समझ में आएगा। नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़िए और समझिए यहाँ पर कि मानसून के पहले की प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, धरातल की प्रवृत्ति होती है कि वो जल्दी गर्म हो जल्दी ठंडा हो। तो ठंडी के दिनों में धरातल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, और गर्मी के दिनों में धरातल जल्दी गर्म। लेकिन समुद्र के साथ ऐसा नहीं है। समुद्र में क्या होता है कि वो ठंडी में भी उतना ही गर्म रहेगा जितना वह गर्मी में रहेगा। बस हालांकि ये जो हमारे समुद्र हैं उन समुद्रों की स्थिति वहां नहीं होना चाहिए कि जहां पर केवल और केवल ठंडी होता है। समुद्र वही जमते हैं, समुद्र उसी समुद्र में बर्फ जमते हैं जहां पर केवल और केवल उस क्षेत्र में केवल ठंडी होता है, गर्मी नहीं होता। अन्यथा जिस समुद्र के पास में ठंडी और गर्मी दोनों होती है वो समुद्र कभी जमता ही नहीं। उसका कारण ये भी है कि समुद्र जल्दी ठंडा नहीं होता, यानी जल कभी ठंडा, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है कि वो तुरंत ठंडा हो तुरंत गर्म हो। और उसका कारण ये है कि समुद्र में लवणता पाई जाती है, और जिस चीज में लवणता ज्यादा होगी वो जमेगा नहीं जल्दी। ऐसे बहुत सारे झील को देखते होंगे, बहुत सारे झीलें जम जाती हैं। तो उन झीलों के जमने का कारण भी यही है कि वहां पर केवल और केवल ठंडी होती है, और ठंडी के दिनों में तो ठंडी भयानक होगी, गर्मी के दिनों में भी ठंडी होगी। तो इसीलिए ये प्रक्रिया चलते चलते पानी को ठंडी, गर्मी में भी वहां का पानी बिल्कुल ठंड रहेगा, और ठंडी में जब माइनस में जाएगा टेम्परेचर तो और ज्यादा ठंड होगा तो वो जम जाएगा। लेकिन जहां पर सामान्य स्थिति होती है वहां पर नहीं होता है ऐसा। तो धरातल की प्रवृत्ति होती है कि वो जल्दी ठंडा हो जल्दी गर्म हो। तो इन चीजों को यहाँ पर याद रखना, दाब बढ़ेगा तो वेग घटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें जब हम भारत के मानसून को पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप पे पढ़ेंगे भारत के मानसून को, तो भारत के मानसून की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भारत की ओर ही क्यों मानसून आता है इसका कारण भी बताएंगे हम कि आखिर जो भारतीय मानसून है ये मानसून भारत की ओर ही क्यों आता है। ये जो इधर
अन्य स्थानों पर क्यों चला जाता है। और फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर जो है एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, ये भी देख लेंगे आसानी से, एकदम समझ में आएगा। ठीक, तो इतना समझ में हमें लगता है कि इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। बस केवल यहाँ पर समझना ये है कि थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में पढ़े हैं और इसमें ये पढ़े हैं कि वायु कैसे चलती है, पवनी चलती कैसे है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें पढ़ा गया है। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा होगा हमारे सिलेबस में। अब हम आएंगे कि जलवायु, भारतीय जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक, भारतीय फिर या जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक, भारत की जलवायु की विशेषता क्या क्या है, और फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है, भारतीय मानसून क्या है, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझ लो, क्योंकि सारा का सारा जो बेस होगा हमारा वो यही है, आधार हमारा यही है। अगर ये याद है तभी वो चीजें याद होगा, अन्यथा वो चीजें कभी नहीं याद होगा, क्योंकि मानसून इतना आसान नहीं है समझ में आना। तो सबसे पहले जरूरी है कि इन चीजों को आना चाहिए। मानसून अगर पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पे पड़ेगा तो ये हवाएं बहेंगी कैसे, क्योंकि मानसून भी इसी सिद्धांत पे काम करता है जिस सिद्धांत पे ये हवाएं चलती हैं। इसी सिद्धांत पे यहाँ से मानसून उठता है और भारत की ओर इसी सिद्धांत पे काम करता है। जब हम मानसून को रखेंगे वहां पर, तब हम यहाँ पर ये चीजें याद दिलाएंगे, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट करके बताइए कि जो ना समझ में आया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसको पढ़ सकें, जान सकें, और नोट्स जरूर बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।